आप सभी का स्वागत है दोस्तों सर जी क्लासेस में। तो हम लोग बायोलॉजी डिस्कस कर रहे थे एसएससी जेईई एग्जाम के लिए। तो देखिए अभी तक इसके जितने भी लेक्चर्स हमने कराया हुआ है तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग सारे वीडियोस को देख सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए हमने इकोनॉमिक्स का भी जो लेक्चर है उसका फिनिश कर दिया है पूरा सब्जेक्ट, और ज्योग्राफी का भी हमने स्टार्ट किया हुआ है। और दो पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी का। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तब लोग वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और परचेस करके आप लोग उसको स्टडी करते रहिए। और बाकी देखिए और भी जो जो सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं तो उसका जैसे ही फिनिश हो जाएगा या फिर जैसे ही हम नोट तैयार कर लेंगे तो वो हम आपको भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग जो भी प्रोवाइडेड नोट्स है तो उससे आप लोग तैयारी करते रहिए। और आगे का भी जो आने वाला दिन है तो हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि आपका विद इन 1 मंथ के अंदर में सारे जो जीएस के या फिर जीके के जो सब्जेक्ट आपके हैं तो वो हम आपका कंप्लीट करा देंगे। तो इससे आपका काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगा। और एग्ज़ाम की बात करते हैं तो देखिए एग्ज़ाम अभी होने में आपको टाइम ज़रूर लगेगा। अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि एटलीस्ट आपको 1 से 1.5 मंथ तक का जो टाइम है तो इतना तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग अपने तरीके से स्टडी करते रहिए, हम भी अपने तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए हम बात करते हैं बायोलॉजी क्लास का। तो प्रीवियस क्लास में आपने देखा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें कि हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो मेल और जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं तो वो हमने डिस्कस किया हुआ था। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको आप लोग अच्छे से ज़रूर देखना, उससे भी आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में, और फिर इसके बाद जो नर्वस सिस्टम होते हैं तो वो फिर हम लोग देखेंगे इसमें। तो देखिए जो ह्यूमन ब्रेन है तो ये एक सेंट्रल ऑर्गन होता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। तो देखिए नर्वस सिस्टम के अंदर में हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग ब्रेन के बारे में, और उसके साथ में जो स्पाइनल कोड होता है तो वो उसको भी स्टडी करते हैं हम लोग। तो ब्रेन यहाँ पे जैसे क्या हो गया उसी का एक पार्ट होता है। तो स्पाइनल कोड और इसके साथ में जो ब्रेन है ह्यूमन का, तो इन दोनों को मिला के ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है बनती है, यानी कि ये हम लोग स्टडी करते हैं इसके अंदर में। तो मेजरली देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में। तो देखिए जो ब्रेन है तो ये बहुत सारे, जैसे कि इसके अंदर में और भी हिस्से होते हैं तो उन्हीं को कंपोस्ट करते हुए ब्रेन जो है पूरा कंप्लीट एक जैसे कि शो कर किया आता है इसको। तो देखिए जो ब्रेन है तो इसके अंदर में जो कंपोस्ट होते हैं इसके, तो पहला जैसे सेरिब्रम हो गया। तो सेरिब्रम आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है। और फिर इसके बाद है सेरिबेलियम है, जो कि इसको हिंड ब्रेन भी बोला जाता है, उसी कैटेगरी में आता है। और तीसरा है ब्रेन स्टेम है। तो ये तीन चीज़ से कंपोस्ट होता है ह्यूमन ब्रेन है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात डिस्कस करेंगे सेरिब्रम के बारे में। तो जो सेरिब्रम है तो ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। तो सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का तो वो है सेरेब्रम। अब इसके अंदर में देखिए लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर होते हैं इसके अंदर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये ऊपर का, जैसे ऊपरी का ऊपर ये टॉप व्यू है इसका जो सेरिब्रम है। तो ये एक लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, जिसके अंदर में लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो सेरिब्रम जैसे कि ये दो हाफ में डिवाइडेड होता है, तो इसके बीच में जो जॉइंट होता है इन दोनों का, जैसे कि जॉइंट है तो ये एक बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं जिसके थ्रू दोनों जो ब्रेन होते हैं, माने कि जो लेफ्ट और जो राइट यहाँ पे जो हेमिस्फेयर है दो जॉइंट होते हैं, तो वो एक बंडल ऑफ फाइबर के थ्रू होते हैं जिसको बोला जाता है कॉर्पस ऑफ कॉलोजम बोला जाता है। तो यही जो है मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं एक साइड से दूसरे साइड की तरफ, यानी कि इधर से इधर या फिर इधर से इधर। तो यहाँ पे ये फाइबर्स होते हैं। तो ये आप लोग नाम इसका याद रखना, कॉर्पस कॉलोजम इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए दो जो हेमिस्फेयर है, जैसे लेफ्ट और राइट जो हेमिस्फेयर है यहाँ पे, तो हर एक जो हेमिस्फेयर है तो यहाँ पे दोनों का फंक्शन अपना अपना होता है। अब जैसे यहाँ पे जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है तो ये कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी का, यानी कि राइट साइड ऑफ द बॉडी पार्ट जो भी आपके हिस्से हैं तो उसको ये कंट्रोल करता है। और वहीं इसके यदि हम बात करते हैं राइट साइड का जो हेमिस्फेयर है तो ये कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड वाले का, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के आपके पार्ट के, जैसे कि आपका लेफ्ट आर्म हो गया या लेग हो गया, तो वो कंट्रोल करेगा राइट ब्रेन करती है। अब अगर मान लीजिए कि किसी तरीके से जो है ये जो पोर्शन है, यानी कि जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है या फिर जो राइट हेमिस्फेयर है, तो इनमें यदि जैसे कि मान लीजिए कि अगर स्ट्रोक आ जाता है, यदि आप मान लीजिए कि राइट साइड ऑफ द जो हेमिस्फेयर है यदि इसमें स्ट्रोक आ जाती है, तो फिर क्या होगा कि जो बॉडी का जो लेफ्ट आर्म है आपका, या फिर जो आपका यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट लेग होगा, तो उसमें वीक या पैरालाइज हो जाता है अगर मान लीजिए आपका राइट साइड का जो स्ट्रोक उसमें आ जाती है तो। अब उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर लेफ्ट साइड का जो जो हेमिस्फेयर है यदि उसमें स्ट्रोक आ जाती है, तो फिर
जो राइट साइड का जो आपका हैंड हो या फिर जो आर्म होगा तो वो आपका वीक हो जाएगा या फिर पैरालाइज हो जाएगा। मतलब ये एक तरीके से होता है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये कब राइट कंडीशन अराइज होती है कि जब आपका जो जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है तो वो उस समय या फिर जो राइट हेमिस्फेयर है वो हो जाए। तो दोनों का यहाँ पे देखिए रिवर्स एक्शन आपको दिखाई देने को मिलता होगा आपके बॉडी के ऊपर में। तो देखिए ये एक स्टडी में भी ये पाया गया है कि जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है, जो कि ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट होता है कि हैंड यूज़ करने में। क्योंकि देखिए हम लोग अधिकतर लोग आप देखते होंगे अपना राइट हैंड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जब राइट हैंड आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट जो हेमिस्फेयर है वो काम करता है अधिकतर। तो लेफ्ट जो हेमिस्फेयर है यही ज़्यादा डोमिनेंट होता है हैंड यूज़ करने में। और या फिर जो लैंग्वेजेस का जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये लगभग 92% में ये देखा गया है कि जो लेफ्ट हेमिस्फेयर ये है कि वो ज़्यादा सक्रिय रहता है। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ब्रेन के जो लोब्स होते हैं, डिफरेंट जो लोब्स होते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे सेरिब्रम है तो उसके अंदर में लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर होते हैं। तो जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं तो उसके अंदर में डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं। तो यही जो है ब्रेन को जैसे कि 4 लॉब्स में इनको डिवाइड करती है। तो देखिए जो जितने भी हेमिस्फेयर है, 2 हेमिस्फेयर अपने अभी स्टडी किया है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर है। तो जो भी हेमिस्फेयर है तो उनपे सभी में 4 लोब्स होते हैं। तो ये 4 लोब्स कौन-कौन से हैं? तो ये पहला देखिए फ्रंटल लोब्स है, दूसरा टेम्पोरल है, तीसरा पैरिटल लोब है और चौथा है ओसिपिटल लोब है। तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं फ्रंटल लोब कहाँ पे, पैरिटल लोब यहाँ और ओसिपिटल लोब है और इसके बाद टेम्पोरल लोब आप फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो भी हेमिस्फेयर होते हैं लेफ्ट और राइट, तो सभी के अपने 4 लोब्स होते हैं और सभी का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शंस होती है। तो ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं इंटीरियर फ्रंटल लोब की। तो देखिए जो इंटीरियर फ्रंटल लोब है तो इसका काम होता है कि जैसे थिंकिंग का या फिर जो मेमोरी या फिर जो बिहेवियर और मूवमेंट के लिए, तो जो भी आप चीज़ आप थिंकिंग करते हैं या फिर मेमोरी बिहेवियर या फिर जैसे मूवमेंट का हो गया आपका, तो उस समय जो है रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो इंटीरियर फ्रंटल लोब होता है इन सारे फंक्शंस के लिए। अब उसी तरीके से देखिए जैसे लैंग्वेज और टच के लिए, तो आपको टच का फीलिंगनेस आपको होती है या फिर लैंग्वेज का होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मिडिल पेरिएटल लोब इसका है। तो पेरिएटल लोब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला है। और फिर उसके बाद देखिए जो साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यानी कि आप जिसके थ्रू देख सकते हैं आप, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पोस्टेरियर ओसिपिटल लोब। तो ओसिपिटल लोब है, इसी के थ्रू जो है हम लोग जैसे कि देख सकते हैं या फिर हम लोग को देखने में जो भी सुविधा मिलती है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको याद करने का आप थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना होगा कि जैसे देखिए जो ओसिपिटल लोब है तो ये ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में आपका रहता है ये। तो अब साइड आप लोग सामने से देखते हैं लेकिन ये है पीछे। तो एक थोड़ा सा आप लोग इसको याद कर लीजिए कि हम देखेंगे सामने लेकिन वो है कहाँ पे, वो पीछे है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको एक ट्रिक मिल जाएगा याद करने के लिए। फिर इसके बाद देखिए अगला है लैटरल टेम्पोरल लॉब है। तो देखिए जो टेम्पोरल लॉब है तो इसका रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसके थ्रू जो होता है फंक्शनिंग, जैसे हियरिंग का हो गया, लर्निंग का हो गया और फीलिंग्स का हो गया। अब इसको देखिए कैसे हम याद करेंगे कि जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ टेम्पोरल लॉब है। तो टेम्पोरल लॉब का फंक्शन क्या होता है, हियरिंग का, लर्निंग का और फीलिंग्स का। तो देखिए कोई चीज़ हम लर्निंग करते हैं या फिर हियरिंग करते हैं तो वो हमारे ब्रेन में कितना समय के लिए रहता है, केवल टेम्पोररी समय के लिए, कुछ ही समय के लिए रहता है। तो एक तरीके से थोड़ा सा ट्रिक से इसको आप याद कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूज कर सकता है यदि आपका जैसे कि आ गया एग्जाम में तो वहाँ पे, तो थोड़ा सा आप लोग इसको थोड़ा सा अपने से ही लगा के याद करना, थोड़ा सा ट्रिक की आप यूज़ कीजिएगा तो मे भी आपको ये याद हो जाए। अब देखिए जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था जो ब्रेन का, तो ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है लैंग्वेज और स्पीच के लिए, तो इसीलिए इसको डोमिनेंट हेमिस्फेयर भी इसको बोला जाता है। और बाकी जो राइट हेमिस्फेयर है तो ये जैसे कि आपके जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन होते हैं या फिर जो स्पेशियल प्रोसेसिंग होती है यानी कि जो आपका बौद्धिक क्षमता जो आपका होता है, कितना आपके पास क्षमता होती है कि आप कितना गहराई तक आप सोच सकते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है राइट हेमिस्फेयर। तो देखिए इसीलिए कहा जाता है कि जो पर्सन यदि दोनों जो उसका हेमिस्फेयर है दोनों का अगर अच्छे से यूटिलाइजेशन करता होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो ये चीज़ आप लोग इसको याद रखना। तो जो राइट हेमिस्फेयर है तो ये किस में ज़्यादा आपको रोल प्ले करता है, तो विजुअल इन्फॉर्मेशन में और स्पेशियल प्रोसेसिंग के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट है हिंड ब्रेन है। तो देखिए जो हिंड ब्रेन है तो इसको एक डेवलपमेंटल कैटेगराइजेशन में रखा गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो पोर्शन होते हैं इसमें। तो इसके अंदर में देखिए जो पार्ट इसके अंदर में रहते हैं जैसे कि सेरिबेलियम हो गया, मेडुला ऑब्लंगाटा हो गया और पोन्स ब्यूरोली हो गया। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके सभी का फंक्शंस देखेंगे। तो देखिए पहला सेरिबेलियम है। तो जो सेरिबेलियम होता है तो ये एक सॉलिड और ट्री लाइक ब्रांचिंग होती है इसके अंदर में, जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर में जैसे ट्री लाइक ब्रांचिंग होती है इसकी। तो यहाँ पे देखिए इसके जो फंक्शंस होते हैं सेरिबेलियम के, तो इसका पहला फंक्शन होता है पोस्चर को मेंटेन करके रखना।
या फिर दूसरा इसमें दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखना, और तीसरा है कि मसल टोन को मेंटेन करके रखना। तो ये जो फंक्शंस हो गए इसके सेरिबेलियम के, तो ये आप लोग इसको याद रखना, ये भी आपसे पूछा जाता है। और इसके साथ में देखिए जो सेरि जो यहाँ पे जो सेरिबेलियम है, तो ये कोऑर्डिनेट करता है जो भी वॉलेंट्री जो मूवमेंट्स होते हैं, जो इनिशिएट होता है सेरिब्रम से, तो उसको ये कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि ये सहायता उसमें प्रदान करता है। तो देखिए वॉलेंट्री मूवमेंट जो होते हैं, तो ये कहाँ पे इनिशिएट होती है, तो ये सेरिबेरम में होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो ये आप लोग इसको याद रखना। फिर देखिए अगला है पोन्स बिरोली है। तो देखिए जो पोन्स बिरोली है, तो ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है एक साइड सेरिबेलम को दूसरे साइड की तरफ से। तो जो इम्पल्स जो भी होते हैं, तो उनको ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, तो पोन्स बिरोली। तो इसीलिए देखिए इसको सेंसरी सिग्नल्स जो है ये कैरी करती है, और कहाँ तक ये पूरे थैलेमस तक ये पहुँचाती है। फिर अगला देखिए है मेडुला ओब्लंगाटा है। तो देखिए जो मेडुला ओब्लंगाटा है, इसको सिंपली मेडुला भी बोला जाता है। तो ये एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि आप फिगर में आप देख सकते हैं, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ये ब्रेन स्टेम का एक पार्ट होता है। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, तो ये एक कोन सेपेड न्यूरल मास होता है, जो कि ये इसका फंक्शन होता है कि ये ऑनोटॉमिक फंक्शंस को ये कंट्रोल करती है। देखिए ऑनोटॉमिक फंक्शंस का मतलब होता है कि इनवॉलेंट्री फंक्शंस को, यानी कि जिसके ऊपर में हमारे अपना कंट्रोल नहीं रहता है, कि जिसके ऊपर में वो ऑटोमेटिक जो जनरेट होते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक जो ऐसे चीज़ होते हैं, तो उनको ये रिस्पॉन्सिबल होता है उनको कंट्रोल करने के लिए। तो देखिए जो अनोटॉमिक यानी कि जो भी ऐसे फंक्शंस होते हैं जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं, तो उसमें आपको जैसे कि वोमिटिंग हो गया या स्नीजिंग हो गया, तो ये सारे ऐसे चीज़ है कि जो आप लोग चाहते हुए भी इसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है। तो यही चीज़ों को कौन फंक्शंस करता है, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वह मेडुला ऑब्लंगाटा है। तो देखिए जो मेडुला ऑब्लंगाटा है, तो इसके अंदर में बहुत सारे इसके अंदर में सेंटर्स होते हैं, जैसे कि कार्डिक सेंटर हो गया, उसके बाद वोमिटिंग और फिर वासोमेटर सेंटर हो गया, और फिर बहुत सारे इसके अंदर में होते हैं जैसे रिफ्लेक्स सेंटर, कार्डिक सेंटर, ये सारे चीज़ होते हैं जो फंक्शंस इनका अपना अपना होती है। तो इसी के चलते जो है ये सारे बहुत सारे फंक्शंस को ये जो कि होते हैं कैसे, जो अनाटॉमिक होते हैं, यानी कि इनवॉलेंट्री टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर में जो कार्डिक सेंटर होता है, तो ये आपके हार्ट रेट को ये कंट्रोल करता है, और जो हार्ट बीट जो होते हैं, तो उसको ये कंट्रोल करती है। तो कार्डिक सेंटर है, तो आप यहाँ से जान भी सकते हैं कि कार्डिक है, तो इसका नाम ही है कि हार्ट से रिलेटेड है, तो ये हार्ट रेट को कंट्रोल करेगा। और उसी तरीके से फिर अगला देखिए कि जो इसके अंदर में जो रेस्पिरेटरी सेंटर होती है, तो ये ब्रीथिंग मूवमेंट को ये कंट्रोल करेगा। फिर उसके बाद अगला देखिए है जो वैसोमीटर सेंटर है इसका, तो ये कंट्रोल करता है कि जो ब्लड वेसल जो आपका रहता है, तो उसके एक्सपेंशन होने में और उसके कॉन्ट्रैक्शन होने में, तो उसको ये कंट्रोल करेगा। और इसके अंदर में जो रिफ्लेक्स सेंटर होती है, तो वो कंट्रोल करता है स्वेलिंग में, कफिंग में, स्नीजिंग में, और वोमिटिंग और यूरिनेटिंग में। तो ये सारे जो फंक्शंस है, तो ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है वोमिटिंग दिया हुआ है, कफिंग दिया हुआ है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वह मेडुला ऑब्लंगाटा है, जो कि इसी के सारे जो बहुत सारे इसके अंदर में जो सेंटर्स होते हैं, तो वो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका है पूछा गया था, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वेलिंग एंड वोमिटिंग। तो देखिए आपको बताना है कि इसमें से ह्यूमन ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है कि जो रेगुलेटिंग सेंटर होता है किसके लिए, तो स्वेलिंग के लिए और वोमिटिंग के लिए। तो देखिए स्वेलिंग या वोमिटिंग के लिए जो होता है, तो वो रिफ्लेक्स सेंटर होता है, जो कि आपने देखा था, अभी आपको मैंने बताया था मेडुला ऑब्लंगाटा के अंदर में। तो लेकिन ये ह्यूमन ब्रेन के कौन से पार्ट में होते हैं, तो ये मेडुला ऑब्लंगाटा के होते हैं ये सारे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि इनवॉलेंट्री एक्शन इंक्लूडिंग द ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन एंड वोमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय। तो देखिए जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, सेल वोमिटिंग हो गया, तो ये सारे कंट्रोल किसके द्वारा होता है, तो ये होता है मेडुला के द्वारा, या फिर मेडुला ऑब्लंगाटा, दो नाम से इसको जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन फोर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है, तो जो चीज़ आपने स्टडी किया हुआ है, तो उसी से आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में। और आगे भी क्वेश्चन यदि आपको आते हैं, तो जो चीज़ आपने पढ़ा हुआ है, तो उसी में से ही आपको मिलेगा। तो यदि आप लोग नोट्स को अच्छे से यदि आप लोग देखते हैं, और जो हम पढ़ा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं, यदि आपने वो अच्छे से वो देखा होगा, और ये आप नोट्स अच्छे से स्टडी करते हैं, तो फिर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हम वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते चल रहे हैं, जिनसे कि आपका क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है एग्जाम में। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए यहाँ पे जो ह्यूमन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे आपके, जैसे
आपका हमने आपको पहले बताया था इसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर जो इसके बाद हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसके बाद फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम था आपका। तो ये जितने भी आपके हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके। तो ये चीज़ आप लोगों को क्वेश्चन में ज़रूर आएगा एग्जाम में, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ते चलना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।